स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा 9 अक्टूबर 2023 को सुनवाई करते हुए ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा इस पूरे मामले को या तो शुरुआत से सुनने के लिए या फिर उस बेंच में ट्रांसफ़र करने के लिए पक्ष में थे, जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए हुए थे। उसके बाद से स्टेट ऑफ बिहार ने अपने एसएलपी को वापस ले लिया, यानी कि अपने केस को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद से सभी अभ्यर्थियों की नज़र 13 अक्टूबर 2023 की सुनवाई पर टिकी हुई थी कि 13 अक्टूबर का पूरा जो मामला है वो किस बेंच में लिस्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से मामले की ड्राफ्टिंग की जाती है उसी से डिसाइड होता है कि ये मामला किस बेंच में जाएगा। स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिमिलर बता करके उस बेंच में केस को लिस्ट कराना चाहा, जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया देखते हुए उन्होंने अलाउ किया था काउंसलिंग की प्रक्रिया में। हालांकि वो मामला अभी मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड होना बाकी है हाईकोर्ट से। उसके बाद से जो बीएड कैंडिडेट के द्वारा एक अपील दाखिल की गई थी, उनमें भी ड्राफ्टिंग अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से थी कि वो सिमिलर बता करके छत्तीसगढ़ वाले मामले में उसी प्रकार से उसकी ड्राफ्टिंग की गई थी। इसी वजह से ये मामला भी उसी बेंच में लिस्ट हुआ है। अब इस पूरे मामले में 13 अक्टूबर को क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि जो आज न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित हुई हैं कि स्टेट ऑफ बिहार जो है, यानी कि राज्य सरकार इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी केस की जो ड्राफ्टिंग होती है वो उसका हृदय समझ लीजिए आप, उसी के आधार पर चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, श्री दीपांकर गौरव जी इनके पिटिशनर हैं, उनके द्वारा जो याचिका का पूरा ड्राफ्टिंग है वो भी सिमिलर केस बता करके चीज़ें की गई थी। इस वजह से ये भी केस उसी बेंच में जाकर के लिस्ट हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर एम सुंदरेश की बेंच में ये लिस्ट किया गया 13 अक्टूबर 2023 को सुने जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सीरियल नंबर 26 पर ये केस लिस्ट किया गया है। थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर इस केस में टोटल अगर पिटिशनर की बात करें तो 66 पिटिशन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। और इनके जो एडवोकेट हैं श्री वर्धमान कौशिक जी हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको लिस्टिंग डेट में दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। केस को लिस्ट किया गया 13 अक्टूबर 2023 को, और फ्रेश केस के तौर पर ये ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना और ऑनरेबल जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच में इस केस को लिस्ट किया गया है। अब 13 तारीख को जब सुनवाई होगी तो ये भी मामला बिल्कुल हूबहू सिमिलर है जो कि स्टेट ऑफ बिहार का था। यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी और जोड़ी गई हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार में ये सभी चीज़ें नहीं थी कि जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है वो उनके लिए केवल प्राइमरी का केवल विकल्प है। जैसे बिहार की जो शिक्षक भर्ती है, जैसे माध्यमिक की ले लीजिए, उच्च माध्यमिक की ले लीजिए, तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे गए थे। इसके अलावा एसटीईटी जो पिछली बार हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, तो इस कंडीशन में भी जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको मौका नहीं मिला। तो ये सभी चीज़ें भी वहाँ पर प्रेयर की गई हैं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है या फिर जो पिछली बार एसटीईटी में अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाए और उसके बाद उनका बीएड कंप्लीट हुआ, तो उसको इस 1,70,000 में से अगर 80,000 पद निकाल दें तो लगभग 90,000 पद बचते हैं टीजीटी पीजीटी के। तो उनमें उनको मौका नहीं मिला, इसलिए प्राइमरी में मौका दिया जाए इस बार के लिए। बाकी के बाद में तो 11 अगस्त का फैसला लागू है ही, इस बार के लिए उन्होंने प्रेयर किया है कि इस बार के लिए उनको मौका दिया जाए। इसके अलावा जो रिस्पॉन्डेंट वहाँ बनाए गए हैं स्टेट ऑफ बिहार, उनको लेकर भी ये कहा गया है कि जो 6th फेज की भर्ती थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक ही कोर्स को करके एक बंदा अगर पहले से वर्किंग है सिस्टम में तो वही कोर्स करके दूसरा बंदा कैसे बाहर हो सकता है, ये सब कुछ प्रेयर उसमें किया गया है। इसके अलावा आजीविका का साधन जुटाने और जीने का अधिकार जैसे आर्टिकल भी उसमें जोड़े गए हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप पहले वाले याचिका में देखेंगे जो कि स्टेट ऑफ बिहार का था, उसमें ये सभी चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर ये था, स्टेट ऑफ बिहार केवल इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही थी कि हमारा चूँकि भर्ती का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था और उसके बीच में फैसला आ जाता है। उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया से अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया डिले हो जाएगी और इससे आरटी एक्ट के प्रावधानों का उन्होंने जिक्र किया कि जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है वो डिस्टर्ब होगा और टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे स्कूल में। ये सभी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था। और जो पॉइंट है, सेक्शन है आरटी एक्ट का 23(2), उसका उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि ये पावर स्टेट के पास होता है, वो किसी कैंडिडेट के पास, चाहे वो बीएड या फिर डीएलएड हो, वो उसका जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि ये बातें स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसका प्रयोग करने का अधिकार स्टेट के पास है। किसी कैंडिडेट के द्वारा इसके प्रेयर में ये सभी बातें नहीं मेंशन होंगी, 23(2) वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 13 तारीख को जब इस मामले की सुनवाई हो रही होगी तो निश्चित तौर पर, चूंकि हाल ही में 9 तारीख को ही बेंच ने ये कहा कि ये मामला या तो शुरू से सुना जाएगा पूरा
पूरा स्टार्ट से, या तो फिर उस बेंच के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है जिस बेंच ने फैसला दिया है। तो 13 अक्टूबर में भी चूंकि ये मामला उसी बेंच में चला गया है और इस वजह से उस दिन भी शायद यही संभावनाएं बने, यही समीकरण बने कि उस दिन भी शायद ऑनरेबल जस्टिस इस मामले को उसी बेंच में ट्रांसफर करने के लिए बोले जो कि पहले सुनवाई कर चुके हैं, यानी कि 11 अगस्त का फैसला देने वाले बेंच में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो नई जोड़ी गई हैं जो कि पहले की याचिका में नहीं थी, चाहे स्टेट ऑफ बिहार की बात कर लीजिए, लेकिन अगर आप उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्टेट ऑफ बिहार के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर चर्चा हुई ही नहीं। वो पहले ही से ही, जैसे जब केस को लिस्ट किया जाता है तो फाइल पहले ही ऑनरेबल जस्टिस को मिल जाती है, वो पहले से ही अध्ययन करके आए हुए थे कि ये सभी चीज़ें हैं और उसमें वो पहले से माइंड सेटअप था कि ये मामला हमारे बेंच के लिए अप्रोप्रिएट है ही नहीं। वही चीज़ें जब ये 13 तारीख को लिस्ट किया जाएगा तो वो सभी चीज़ें जब फाइल पढ़ करके आएंगे तो वहीं से अभी चीज़ें उसमें भी वो देखेंगे कि जो पहले हमने इसको अप्रोप्रिएट नहीं होने की कंडीशन में शिफ्ट करने की बात कही थी वो चीज़ उस पर भी लागू होगा। तो उस दिन इस मामले की सुनवाई होगी या नहीं ये थोड़ा कम चांसेस हैं, क्योंकि ये भी उसी प्रकार से सिमिलर मैटर है जिस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया था और उसके बाद से उस बेंच में इस मामले को ले जाने के लिए ऑनरेबल जस्टिस की तरफ से कहा जा सकता है। संभावनाएं इस बात की ज़्यादा हैं क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं जो पूरा ड्राफ्टिंग था वो उसी प्रकार से किया गया था कि सिमिलर मैटर बताया जाए छत्तीसगढ़ वाले मामले से। इसी वजह से कारण यही है कि ये इस बेंच में लिस्ट हुआ है। अन्यथा की कंडीशन में अगर 11 अगस्त के फैसले पर ज़्यादा फोकस दिया जाता तो आप देखते कि ये मामला ऑनरेबल 11 अगस्त के फैसला देने वाले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में जाता जो कि उन्होंने फैसला दिया था। तो ये पूरा ड्राफ्टिंग का खेल है, इस वजह से ये इस बेंच में गया हुआ है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार अपनी नई एसएलपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये सभी खबरें आज प्रकाशित हुई थी। देखिए, किसी भी केस को फाइल करने में और पहली हियरिंग कराने में अगर स्टेट ऑफ बिहार खुद इंटरेस्ट ले रही है और बहुत जल्दी, मतलब कि बहुत तेज़ी दिखा रही है, फिर भी कम से कम 15 दिन का समय मान करके चलिए कि फाइल को केस को फाइल करने और फर्स्ट हियरिंग कराने में कम से कम एटलीस्ट 15 डेज लगता है। जैसे कि देखिए, स्टेट ऑफ बिहार का केस जो फाइल हुआ था वो कब हुआ था, 22 सितंबर को फैसला आता है पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उसके 3 दिन बाद यानी 25 सितंबर को ये केस को फाइल कर देते हैं। 25 सितंबर से लेकर के पूरा सितंबर आप देखेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन इधर और 9 तारीख को केस लिस्ट किया गया है। 6 और 9 15 दिन, यानी कम से कम 15 दिन का समय लग ही जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर स्टेट ऑफ बिहार फिर से कोर्ट में जाना चाहती है तो वो पूरे ड्राफ्टिंग को चेंज करना होगा, क्योंकि उन्होंने इस वाले केस में जो ड्राफ्टिंग की थी वो छत्तीसगढ़ वाले मामले के परिप्रेक्ष्य में की थी कि उसी प्रकार से हमको भी इंटरिम रिलीफ मिल जाए। लेकिन अब चूंकि इंटरिम रिलीफ नहीं मिला, उस कंडीशन में अब अगर उस बेंच, अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि किसी भी बेंच में जाएगा तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी फिर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा देंगे कि 11 अगस्त वाले फैसले के बेंच में भेजने के लिए ऑनरेबल जस्टिस पहले ही कह चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर के राज्य सरकार समझ चुकी है कि ये मामला किसी भी बेंच में लिस्ट हो वो जाएगा उसी बेंच में जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए हुए थे। तो उसके लिए ड्राफ्टिंग अलग करनी होगी। उसके लिए अगर आप सिमिलर बताने की कोशिश करेंगे या फिर इस प्रकार से चीज़ें घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसी मामले पर 1.5 साल 2 साल लगातार बहस हुई है, लगातार सुनवाई हुई है। ऑनरेबल जस्टिस इन सभी मामलों से पहले से अवगत हैं। तो इस प्रकार की ड्राफ्टिंग उनके बेंच में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। इस वजह से उसकी ड्राफ्टिंग अलग से करनी होगी। और चूंकि इनका जो ड्राफ्टिंग था पटना हाईकोर्ट में, वही ड्राफ्टिंग लगभग वो उठा करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर नई ड्राफ्टिंग करनी होगी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। कम से कम आप मान करके चलिए 1 हफ्ते का समय कम से कम, मैं बता रहा हूँ, लगेगा इसकी पूरी ड्राफ्टिंग करने में। और राज्य सरकार कहीं ना कहीं अब वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है। वो देखना चाहती है कि 13 तारीख का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर के, और उसके बाद ही कोई कदम उठाएगी। क्योंकि इतना जल्दी अगर तेजी भी दिखाए तो केस तो फाइल हो नहीं पाएगा, कम से कम 1 हफ्ता से पहले। उसके बाद भी अगर लिस्ट कराना चाहे तो कम से कम फाइल करने के बाद लगभग 15 दिन लगेगा। तो इसमें इतना तेज़ी दिखा करके राज्य सरकार को कुछ मिलेगा भी नहीं। इस वजह से वो वेट एंड वॉच के कंडीशन में है, क्योंकि उनकी 6th फेज की भर्ती ऑलरेडी आज लिस्ट की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो में बता दिया था। और 13 अक्टूबर को जो पूरा केस लगा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार देखने के बाद ही आगे कोई कदम उठाएगी कि नया केस फाइल किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक बात है मीडिया की, तो आप समझ सकते हैं कि कल जब केस विड्रॉ कर लिया गया स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा, तो मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि ये केस दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि ये खबर पूरी तरीके से फेक थी। तो पेपर में क्या कुछ आता है, मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, वो सभी कुछ खबरें सही नहीं होती हैं। स्टेट ऑफ बिहार अभी इस कंडीशन में नहीं है कि तुरंत एसएलपी फाइल कर ले, क्योंकि उसका पूरा ड्राफ्टिंग फिर से चेंज करना पड़ेगा। और इस समय राज्य सरकार के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहे और वो
बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है कि वो 13 तारीख की जो सुनवाई होने वाली है उसमें इंटरवीन करके अपना पक्ष रख सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।